तो नमस्कार दोस्तों, जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ पीवाईक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के सीरीज में हैं, एनालिसिस सीरीज में हैं। और इस एनालिसिस सीरीज का जो है, आज हम एपीएफसी जो 2015 में एग्जाम हुआ था उसका हमने 11 से 60 तक इसके पूर्व वाले वीडियो में एनालिसिस कर दिया है। उसमें मैथमेटिक्स नहीं किया है, इंग्लिश नहीं किया है। और जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हम लोग 61 से लेकर के 120 तक का एनालिसिस करेंगे। और यदि ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको पहले वाले 2015 का जो 11 से लेकर के 60 तक है वो वीडियो जरूर देख ले, जिससे कि आपको समझने में और हाउ टू अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशन हॉल टू एवरी क्वेश्चंस ये समझने में आसानी होगा आपको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है, वीडियो में करेंगे। हम लोग आगे चलते हैं। आगे है ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के बारे में बात हो रही है। तो एसिड रेन के बारे में हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन एसिड रेन से यूपीएससी में जो है तो पीवाईक्यू में भी पूछा गया क्वेश्चन है 2015-16 के आसपास। आप देखिएगा तो मिलेगा आपको कि एसिड रेन किस किस से मिलकर बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये NO2 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड दोनों मिलकर के बनता है, तो H2SO4 से रिलेटेड बनते रहता है। ठीक है, इसका भूमिका बहुत बड़ा होता है। अब हम लोग आता है कि इसमें क्या चीज़ है। तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का काम क्या होता है, इसमें भूमिका होता है। किसके कारण होता है? इसके कारण होता है। इसका आंसर हो गया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसमें है ही नहीं, पिरेगनासी पेस्टिसाइड है ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? ये सच पूछा जाए तो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, क्योंकि जब बायोटेक्नोलॉजी से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, बायोटेक से, तो आपको अधिकांश क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है, डीएनए से क्वेश्चन। तो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं अल्जाइमर रोग इसके लिए नहीं होता है, एड्स के लिए नहीं होता है, येलो फीवर के लिए नहीं होता। बट जब कोई डिस्प्यूटेबल है, अगर जनकता की बात होती है, मतलब कि किसी बच्चे का पिताजी या माँ कौन है, इसके बारे में जानकारी यहाँ से मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मिल जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सॉरी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 65 नंबर। ये भी दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का है। हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार कीजिए। अब 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऋण संबंध पूंजी उपदान योजना यानी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है, कि कौन सी सर्वसामान्य विशेषता है। ठीक है, सर्वसामान्य की आखिर मतलब क्या? ये चार ऑप्शन में से ABCD में से आपको बताना है कि ये जो 1 2 3 4 ये किसकी प्रॉपर्टीज है इस चारों में से। पहले तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है। दूसरा कहता है कि सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। फिर कहता है कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये चारों किसका लग रहा है एग्जाम्पल? क्या लगता है कि क्लस्टर डेवलपमेंट या कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग कृषि से होगा? जी नहीं साहब, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर कहता है कि बड़े पैमाने पर उद्योग, क्या बड़े पैमाने पर उद्योग के लिए क्या वो लोग माइक्रो का काम करता है? जो लोग बड़े पैमाना पर करेगा वो मैक्रो करेगा, ना कि माइक्रो करेगा। इसके लिए क्या चाहिए? मैक्रो चाहिए, ना कि माइक्रो चाहिए। इसीलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा मेरा। अब कहते हैं कि पारंपरिक कुटीर उद्योग, क्या पारंपरिक कुटीर उद्योग के लिए मान लिया जाए कि ये माइक्रो ले भी लिया, तो क्या ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम लेता है? दूसरा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग क्या कुटीर उद्योग का संबंध है? नहीं है इसमें। बट ये जो दिख रहा है बी ऑप्शन MSME से रिलेटेड है, MSME उद्यमों से संबंधित कार्यक्रम, बिल्कुल सही है। इसी से संबंधित इसका सारा चीज का विशेषता दिया हुआ है। ये मतलब समझ लीजिए ये इनफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है मुझे। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस से मेरा ये बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब कहता है कि किसी तंत्र ईमेल में स्पैम। अब जब ये आप लोग आज इस न्यू जनरेशन में है, न्यू जनरेशन में जो भी लोग स्पैम मैसेज आप एक बराबर चर्चा में सुनते होंगे, स्पैम मैसेज।
ठीक है। तो मैसेज मतलब क्या आखिर बात कर रही है, तो स्पैम मैसेज इनबॉक्स में आप लोग अपने जीमेल अकाउंट में आप लोग ये चीज़ को जरूर देखते होंगे कि स्पैम करके मैसेज किसी भी कंपनी का जो है मतलब बहुत मैसेज आते रहते हैं। तो ये क्या है कि ये है अंधाधुंध वितरित किया गया मैसेज, कोई संदेश, बिल्कुल सही है। ये मतलब अंधाधुंध भेजने वाला मैसेज है। अब सर्च इंजन गलत है, ये सब होगा ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है मुझे। आज जब आंसर आ गया तो मेरा ए होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है 68 नंबर में, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग वीडियो में, ठीक है। 69 भी मेरा मैथमेटिक्स है दोस्तों, तो ये भी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब कहता है कि इसमें देखना है कि यह प्रसार भारती, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नियंत्रित है। बिल्कुल सही है, ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती हम लोग सुनते भी पहले, मुझे याद है कि जब रेडियो सुनते हैं तो आप इस चीज़ का सुनते होंगे, प्रसार भारती। दूसरा कहता है कि इसे यह नाम 1936 में दिया गया। मान लेते हैं कि ये इसमें दिया हुआ है, सही है, क्योंकि यूपीएससी की एलिमिनेशन प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे, तो ये 93 अभी तत्काल चलते हैं। फिर कहता है डीटीएस सेवा प्रदान नहीं करती है, ठीक है, ये गलत है, डीटीएस सेवा प्रदान नहीं करती है, निगेशन वाला है, ये क्या है, गलत है। फिर कहता है कि एफएम रेनबो और एफएम गॉड, दोस्तों ये तो 100% सही है। यदि मान लिया जाए कि हम लोग 1 और 4 से देखते हैं कि क्या, मान लीजिए मुझे ये भी नहीं मालूम है 9336 है या नहीं, 1 और 4 से देखते हैं, 1 और 4, 1 और 1, 4 किस किस में है, 1 4 1 4, यानी मेरा 50-50 आंसर आ चुका है, यानी मैं 50-50 पे आ चुका हूँ। अब 1 2 4 1 2, यानी अब तो मुझे भाई साहब पढ़ना भी नहीं पड़ा, 2 सही है कि नहीं, 2 मेरा सही है, और मुझे पता है कि 3 गलत है, तो मेरा तो आंसर आ गया कि 1 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में औद्योगिक संबंधों में प्रसिद्ध गिरी उपागम किसके उद्देश्य का समर्थन करता है? तो गिरी उपागम जो है आपको विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो गिरी उपागम किससे संबंधित है? इंडस्ट्रियल रिलेशन में विभाजन संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स है दोस्तों। नेक्स्ट है कि 73 नंबर क्वेश्चन। तो 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, एफडीआई से रिलेटेड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो अंतर्प्रवाह होता है, फ्लो होता है, में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां सही है? अब देखिए कौन सा सही है। कहता है कि 3-4 में 2003 से 2004 में एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह प्रतिशतता वृद्धि ऋणात्मक थी। दोस्तों अगर रेलिवेंसी की बात किया जाए तो एफडीआई ही थीम मेरा है। ये थीम बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी चलती है, जैसे कि इस बार भी यूपीएससी जो प्री का जो एग्जाम हुआ है 2023 में, एक जो एग्जाम हुआ है, ये भी थीम से भटकी नहीं है। ऑप्शन सेटिंग में अरेंजमेंट में चेंजिंग किया है, ड्रास्टिक चेंज, बट वो थीम से ही रहा है। तो आखिर ये रेलिवेंट कितना है मेरा नेक्स्ट के लिए? तो इसका आंसर तो 1 2 3 तीनों का तीनों सही है, बट हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका क्या उपयोगिता है। तो थीम बेस्ड एफडीआई से आप करके इस बार देख लेंगे, करंट का क्वेश्चन है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। आप जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे कि इंग्लिश वाले जो कंटेंट है उसको पढ़ करके आंसर देने की कोशिश करेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। 74 नंबर, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल उठाने की तुलना में किसी वस्तु को किसी अनंत तल बेस सरफेस का प्रयोग कर एक दी गई ऊंचाई तक उठाने में किस चीज में कमी होती है? तो अब हम कमी की बात करते हैं ना, तो कमी क्या हो सकता है? मान लिया जाए कि आप किसी वस्तु को वर्टिकली उठाते हैं और दूसरा किसी वस्तु पर रख करके उसको उठाते हैं, तो क्या आप महसूस करते हैं, क्या कमी होती है? तो लगाए जाने वाला जो बल होता है, फोर्स जो होता है, वो क्या होता है, बल में कमी आती है। जब किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को आप कोई बेस पे रख देते हैं, सरफेस पे रख करके उठाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट कम लगता है। चलिए, अब कार्ज का कोई संबंध नहीं है, दूरी का कोई संबंध नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स का, घर्षण बल का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 75 नंबर, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ज्वावक्रीय अनुप्रस्थ तरंग
इसी रज्जू पर गमन कर रही है। मान लिया जाए इसके बारे में ये बात आ रही है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है, अगर गमन कर रही है तो इस रज्जू पर कोई बिंदु किस गति में है, ठीक है, अब किस गति में है। अब बताइए ये क्या एक जो ये क्या हो रहा है, इसका जो है ऊपर का, ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसका जो जा रहा है मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग चलते हैं। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ कहाँ है। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त आवर्त जो गति है, इसमें हम देख रहे हैं कि दो ही जगह है, एक और दो, यानी मेरा आंसर ए और बी में से ही कोई होगा। अब इस आंसर को मैंने कैंसिल कर दिया पहले। अब देखते क्या, अब कहता है कि अच्छा अच्छा, दूसरी बात मेरी ट्रिक्स कहता है, ट्रिक्स ये मेरा कहता है, जब आप पी बाई क्यू को एनालिसिस करेंगे तो किसी भी सिंगल लाइन वाले में जब दो तरह का, जब सेम लाइन का जब लाइन दिया हो तो कोई इसी में से एक सही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तरंग की कोणीय आवृत्ति की के समान कोणीय आवृत्ति, फिर कहता है तरंग की आवृत्ति से भिन्न। अब देखिए दोस्तों भिन्न कैसे होगा, यदि मान लिया जाए दोनों का इक्वल होता है ट्रेन से और इनफ्लो होता है तो कैसे भिन्न कैसे होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ये भी गलती हो गया। अब मेरा क्या हो गया आंसर, है तरंग की कोणीय आवृत्ति के समान कोणीय आवृत्ति वाली ऐसा मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलते हैं नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन उन युक्तियों डिवाइसेस को जो किसी कंप्यूटर तंत्र में जैसे ही संलग्न किए जाए कार्य करने लगती है किस रूप में वर्णित किया जाता है। अब इसका देखिए, इसको जब ये बोल रहा है कि जैसे ही लगाए आपका काम करना शुरू कर दिया, यानी कि ये प्लग एंड प्ले की बात करी है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, आप इसको देखेंगे तो प्लग एंड प्ले की बात कर, प्लग किया अब प्ले होना शुरू हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर सिंपल वे में कहेंगे ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और याद रखिएगा कंप्यूटर में क्या हो रहा है कि कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें यहाँ पर क्या दे रहा है, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी आप करके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप जो है मेरे YouTube चैनल के जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको अपडेट जानकारी और PDF से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी और जो भी न्यू कंटेंट होगा हम वहाँ शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकी परिकल्पनों निष्पादन के लिए सर्वाधिक क्या है, उपयुक्त है। अब देखते हैं, अगर मान लिया जाए, आप देखिए ये वर्क कल्चर की बात हो रही है, आप एक्सेल खोलते होंगे लैपटॉप में, जब ये आप एक्सेल खोलते हैं तो क्या देखते हैं, एक इस प्रकार का आपको सीट मिल जाता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार का सीट मिल जाता होगा, इस प्रकार का सीट मिलता है। ये क्या है, ये सेक्शन 1 है, इसको 1 बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये रो और ये कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ये सेकंड रो की बात हो रहा है, इस सेक्शन को बोलते हैं 2 1। अब इसी प्रकार इस सेक्शन, इसको सेल को क्या बोलते हैं, इस सेक्शन को बोलते हैं हम लोग ई 1 2। तो ये सेल है, स्प्रेडशीट का काम है, ये क्या है, स्प्रेडशीट का काम है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। ये 79 नंबर क्वेश्चन मैं कहूंगा यूपीएससी का जो है पीवाईक्यू है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, जीपीएस से क्वेश्चन पूछा गया है। अब वैसे यूपीएससी ने इस बार भी क्वेश्चन पूछ लिया, बड़े गजब का क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, बहुत बड़े गजब नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं किन किन देशों के पास अपना जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, तो अपना पर किसके पास है, तो उसमें एक जापान भी लिखा हुआ था। ठीक है, और जापान के पास है, भारत के पास भी है, यूएसए के पास है, ठीक है, और रसिया के पास है, रूस के पास है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, उसमें अभी उसका आंसर जापान था। तो जीपीएस के बारे में पढ़ लेते हैं, ये 2023 का पेपर है। अब क्या कहता है, इसलिए इस एग्जाम को जो 2 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है मेरा, हम लोगों का जो ईपीएफओ का एग्जाम, इसमें आप 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है इसको गहन अध्ययन करके जाएंगे, क्योंकि वहां से 5 से 10 क्वेश्चन आने की डायरेक्टली संभावना है। अब कहता है उसका मैं जस्ट अभी बहुत जल्द जो है एनालिसिस करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इससे बहुत सहायता मिलेगा आपको। अब कहता है इसमें कि जीपीएस से एटीएम संभारियों में यथार्थ समय अंकित होता है। बिल्कुल सही है, जीपीएस के माध्यम से ही एटीएम चलता है। अब कहता है जीपीएस संकेतकों के विश्वव्यापी अंतरण के लिए उपग्रहों के एक समूह पर निर्भर है। बिल्कुल, जीपीएस चलता ही उपग्रह से, जैसे हमारा भारत का है, भारत का क्या है, नेविगेशन गगन प्रणाली है, तो गगन जो है इससे में क्या होता है, उपग्रह से ही चलता है।
इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। अब 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये जी के बारे, जनरेशन के बारे में, ये भी समझिए तो यूपीएससी का पीवाईक्यू है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है। अब कहता है कि सेलुलर टेक्नोलॉजी चरणों में विकसित होती है जिनको जनरेशन, जी फॉर जनरेशन कहते हैं, पीढ़ी। अब कहता है कि कोई पीढ़ी उपभोक्ताओं की संख्या को निरूपित करती है, जबकि पीढ़ी में अधिक उपभोक्ता होते हैं। गलत है, गलत है। ठीक है, अब देखिए एक गलती हुआ मेरा, ये कैंसिल हो गया। अब कैसे, मान लीजिए अगर कोई पीढ़ी है, जनरेशन है, उसमें उपभोक्ताओं की संख्या निरूपित करती है। अब जनरेशन है, ये उपभोक्ता की संख्या नहीं है, ये जो फिर का नेक्स्ट कहता है उत्तर पीढ़ी में जितने भी उत्तर पीढ़ी होगा वहाँ अधिक उपभोक्ता होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये है अपनी एक्सपेंडेड फॉर्मेशन की बात करता है ये। नेक्स्ट कहता है कि 2G प्रौद्योगिकी में CDMA और GSM दो मानक होते हैं। बिल्कुल सही है, CDMA। आप CDMA और GSM का फुल फॉर्म सर्च करके जो है इनबॉक्स में डाल देंगे, कमेंट करेंगे हमको, ये कमेंट करेंगे यूट्यूब देखने के वक्त। अब कहता है नेक्स्ट 2G प्रौद्योगिकी में CDMA मानक और 3G में GSMA मानक होता है। अब देखिए अलग अलग बातें, यहाँ पर क्या है, यूपीएससी चेंज कर दिया है। ये एक तरफ बोल रहा है 2G में दोनों है, फिर बोल रहा है 2G में ये है, 3G में ये है। तो इसका मतलब यहाँ चेंजिंग करने के ऑप्शन, यहाँ क्या कर दिया, स्वैप करने का काम किया, यहाँ क्या किया, स्वैप कर दिया है। और जो यूपीएससी स्वैप करने में मास्टरमाइंड है, इसीलिए इसका कर दिया इधर से, और इसका होना चाहिए इधर से, बट ये क्या कर दिया, 3G कर दिया, यहाँ चेंजिंग कर दिया, इसीलिए गलती हो गया। इसका आंसर क्या होगा, केवल डी होगा, यानी दो आंसर सही होगा मेरा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। हम लोग हाउ टू अटेम्प्ट ये जब सीख लेंगे तो यूपीएससी का एक भी क्वेश्चन हमसे छूटने वाला नहीं है। जो डायरेक्टली कुछ फैक्चुअल नेचर का है वो हमसे गलती हो सकता है हम लोगों से, बट जो जहां पर कुछ दे रहा है एलिमिनेशन का, और यूपीएससी दोस्तों चाहती भी है कि आप टोटली रट करके पास ना करें। आप इसी बारे में देखिए, स्मार्ट गेसिंग जिसका भी बेहतरीन होता है वो पास करता है। अब कहता है लेन, वेन और मैन। अब देखिए लेन वेन, L4 क्या होता है, लोकल। W4 क्या होता है, वाइड। अब क्या होता है, M4 क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन। अब देखिए बता रहे हैं फुल फॉर्म के बारे में, अभी जस्ट मैं बात कर रहा हूँ। लेन मतलब क्या, लोकल होगा। अब देखिए इसमें पूछा LM का क्या है, तो अब लोकल। अब देखिए लोकल, अब ये मेरा कैंसिल हो गया, क्या लिस्ट कैंसिल हो गया। अब लोकल लोकल है, यहाँ वर्ल्ड है, यहाँ हम लोग वाइड देखा है, ये भी मेरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये मेरा सही है। अब आता है नेक्स्ट, हम लोग आते हैं दोस्तों, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है 82, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये भी यूपीएससी का पीवाईक्यू है, क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए यूपीएससी का क्वेश्चन करके जाना है, पीवाईक्यू है ये मेरा। अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है क्या कहता है कि एल्गोरिदम, मतलब एल्गोरिदम का एक समुच्चय जो फर्जी मतलब अस्पष्ट तर्क का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान करती है। गलत है। अनेक कंप्यूटर जो बेतार जाल क्रमों और उपग्रहों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं है बेतार ऐसा, और उपग्रहों के माध्यम से ऐसा नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कोई खास उपग्रह की जरूरत नहीं होती है। फिर कहता है कि एक भविष्य अनुकूल टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटिंग निष्पादन हेतु क्लाउड्स का उपयोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये अब हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आप जानते हैं एक प्रकार का सिस्टम जनरेटर है, एक प्रकार का क्लाउड हो गया, और यहां से जुड़ा हुआ चीजें जो है 10 जुड़ जाता है कंप्यूटर, इसी को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब एक वितरित कंप्यूटर स्थापत्य जो एप्लीकेशन उपयोगकर्ता जैसी आवश्यकता है हो वैसा ही सॉफ्टवेयर आधारित संरचना और प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बिल्कुल सही है आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नैनो टेक्नोलॉजी। यूपीएससी का आप जितने जानते हैं टेक्नोलॉजी बहुत फेवरेट रहा है, तो नैनो हम लोग देख लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी क्या कहता है, और याद रखिएगा जब कुछ समझ नहीं आए, साइंस एंड टेक में एप्लीकेशन बेस्ड रहता है, और वहां पर क्या होता है, ऑल ऑफ दीज सही होता है, ऑल सही होता है, ठीक है। संभावना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी क्वेश्चन में एप्लीकेशन होगा, ये जरूरी है, बट मैक्सिमम में ये होता है, इसीलिए हम लोग मैक्सिमम के साथ जाएंगे। पढ़ना तो दोस्तों हर एप्लीकेशन को पढ़ना जरूर संभव नहीं हो पाएगा, एक ह्यूमन नेचर है कि सभी नहीं पढ़ सकता। यह परमाणु दर परमाणु पदार्थों और युक्तियों के निर्माण की प्रौद्योगिकी, बिल्कुल सही है
जनरल स्टेटमेंट है। भौतिक गुणधर्मों में नैनोमीटर पैमाने पर बदलाव होता है, बिल्कुल सही है। रासायनिक गुणधर्मों में नैनोमीटर बदलाव पर पैमाने पर बदलाव होता है, बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या था? सर्न। ये सर्न आप जानते हैं, सर्न परियोजना किसका था, कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे हो रहा था। ठीक है, अब बॉर्डर पे हो रहा था। अब कहता है क्या? सर्न परियोजना प्रयुक्त बृहत हेड्रल कोलाइडर, मतलब लार्ज हेड्रल कोलाइडर का एक कण त्वरक है। यह किन देशों के सीमा पर? अब तो हो गया, मेरा तो आंसर आ गया, इसमें सोचना क्या है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड है। ये जहां तक मुझे याद है 2008 की जो है रिसर्च की बात थी, जो जमीन के अंदर जो है 5 किलोमीटर के आसपास तक जो है ये हो सर्च किया गया था। नेक्स्ट का था 86 नंबर क्वेश्चन। कहता है संचार की वह पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण हो सकता है किंतु एक ही दिशा में होता है, क्या कहलाती है? ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्धद्वैत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धद्वैत। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्चुअल नेचर का है। और इसको याद करना है, अर्धद्वैत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 87 नंबर कहता है कि क्रमादेश संचय जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर प्रणाली कैसे चलती है और सूचना का संसाधन संसाधन करती है, क्या कहलाता है? तो ये सीधी सी बात हम लोग जानते हैं, संसाधन कौन करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा मेरा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, कंपाइलर तो जानते हैं भाषा है। क्या है कंपाइलर? भाषा से संबंधित है। ठीक है, असेंबलर भी भाषा है। ठीक है, तो अब हम लोग कंपाइलर भाषा भी देख लिए पीवाईक्यू में, जो 2017 में पेपर में पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया, और नेक्स्ट में 2000 जो अब जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए भी रेलिवेंट है ये। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये फुल फॉर्म फिर से पूछ दिया है कि एसएमपीएस किसका जो है वर्णी है? तो ये जानते हैं एसएमपीएस का क्वेश्चन स्विच मोड पावर सप्लाई है, स्विच मोड पावर सप्लाई है। नेक्स्ट चलते हैं यूएसबी का। यूएसबी क्या जो है क्या परिवर्णी शब्द होगा, एक्रोनिम होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 89 का जो यूएसबी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 90 नंबर दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रसूति सुविधा, ये सोशल सिक्योरिटी से क्वेश्चन है। क्या है? सोशल सिक्योरिटी से क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि 1961 जो एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में प्रसूति काल के दौरान कितने सप्ताह की मंजूरी का उपबंध है? दोस्तों ये पहले पहले क्या था? 12 सप्ताह था, जिसके अनुसार ये आंसर है। बट वर्तमान की अगर बात करें हम प्रेजेंट में, तो वर्तमान में जो है इसको बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दिया गया। ठीक है, और 26 सप्ताह में अगर तोड़ दें हम, तो ये 8 और 18 का रेशियो है। क्या है? 8 और 18 का रेशियो, मतलब जो प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी से पूर्व, ये डिलीवरी से ये पूर्व का होगा, ये डिलीवरी के बाद का, जो यूपीएससी आपको पूछी हुई थी पीवाईक्यू में। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साधन है। अब देखते हैं हम क्या क्या हो सकता है मेरा, सामाजिक सुरक्षा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। अब देखते हैं 5, राष्ट्रीय पेंशन योजना से सामाजिक सुरक्षा मिल सकता है। ठीक है, एलआईसी भी करते हैं तो सामाजिक सुरक्षा मिलता है। अब हम लोग आंसर को देखने की कोशिश करते हैं कि मेरा क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब हम अगर जानते हैं कि मेरा 4 5 किस में है? इसमें नहीं है 4 5, 4 5 है, 4 5 है। अब 4 5 हो गया। अब हम लोग आते हैं कर्मचारी भविष्य निधि, ये जानते ही हैं, जो प्रोविडेंट फंड की बात होती है, तो जो प्रोविडेंट फंड है। अब 2 4 ये भी होता है और ये भी होता है, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5। अब ये कट गया। अब हम लोग 50-50 पहुंच चुके। हम लोग लिस्ट से लिस्ट जानने की कोशिश करेंगे, मेरे पास क्या नॉलेज है उससे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कहता है तीसरा नंबर पर, ये सामान्य बिक्री कर। क्या सामान्य बिक्री कर दोस्तों आपको लगता है कि इससे सामाजिक सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। एक दुकान की बात हो गई, 3 नहीं है।
3 कैंसिल कर देंगे। अब मेरा आंसर आ गया 2 4 5। अब हम लोग 2 4 5 6 अब पढ़ लेते हैं। डाक भविष्य निधि, अब डाक के भी माध्यम से जो है अब अपना प्रोविडेंट फंड जमा कर सकते हैं, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 5 6। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि कोई व्यक्ति, अच्छा ये भी मैथ्स है, तो मैथ्स हो गया, तो ये भी नेक्स्ट हम लोग करेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? ये भी दोस्तों मैथ है 94 नंबर क्वेश्चन में, और 95 नंबर भी मैथ्स है। 96 अब नंबर देखते हैं, तो 96 नंबर भी मैथ्स है, दो संख्याओं का अंतर के बारे में बात कर रहा है। 97 भी मैथ्स है। अब हम लोग देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। ये 98 नंबर भी 1 से 103 300 तक है, मैथ्स है। 99 भी मैथ्स है, और 100 नंबर आप पे आते हैं। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन के साथ बड़ा लोचा हो गया। ये कैसा क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना कि 2021 में, 2017 में और 2015 में, मतलब कैसा क्वेश्चन है दोस्तों कि ये हर में क्वेश्चन में पूछ रहा है एग्जाम में। इसीलिए क्या पता इस बार भी पूछ ले, इसलिए इस बार भी करके चलना है अटल पेंशन 2 जुलाई के लिए। ठीक है, योजना से रिलेटेड मैं वीडियो तो बनाऊंगा, जस्ट बनाऊंगा। अब कहता है, पहला हम देखते हैं इसका होगा क्या। कहता है कि लाभार्थी 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लाभार्थी को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत ही पेंशन प्राप्त होगी, बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके पति पत्नी उसकी पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी, बिल्कुल सही है। अब कहता है तीनों सही है। लाभार्थी को किसी ये नामिती है, मतलब नॉमिनी होता है, क्या होता है इंग्लिश इसका? नॉमिनी। ये नॉमिनी की बात करना, अनुज्ञा नहीं है। अगर नॉमिनी नहीं है तो इसके पत्नी को कैसे मिला? ठीक है, और अपने बेटा को भी दे सकता है, तो जो भी नॉमिनी का नाम देगा उसका हो सकता है। तो 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, इसका मेरा आंसर आ गया। जिस चीज में 4 है उसको हटा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 101 में देखते हैं क्या है। 101 क्या है? ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। 102 देखते हैं। 102 क्या कहता है? कहता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बीमा दोस्तों इंश्योरेंस संबंधी या जो भी सिक्योरिटी संबंधित स्कीम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 102 में कहता है कि यह 60 वर्ष तक की आयु के सभी बैंक खाता धारकों के लिए लागू है। ऐसा नहीं है, सभी एक्सट्रीम वर्ड है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आप बताइए इंश्योरेंस क्या कहते हैं, बीमा संबंधी बात है, सभी बैंक के लिए, खाता धारकों के लिए अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। एक गलती हो गया, तभी एक गलती हुआ तो ये कैंसिल, और ये 50-50 पर हम क्या चुके हैं, ट्रिक्स से पहुंच चुके हैं। ये मेरा ट्रिक्स कहता है, ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक कहता है कि हम सभी एक 50-50 पहुंच चुके हैं। अब 3 होगा, 3 को हम सही कर देते हैं, बिना पढ़े भी सही कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 2 और 4 पर मेरा प्रॉब्लम है। 4 पढ़ते हैं, क्या कहता है कि 4 कहता है कि यह बीमा दुर्घटना से हुई मृत्यु और अस्थायी निःशक्तता को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। अब 102 में देखिए कि क्या ये 4 अगर निःशक्तता हो जाएगा, डिजेबल हो जाएगा, तो क्या इंश्योरेंस होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जो जनधन अकाउंट वाले को हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि 12 रुपया दिए जाने के बाद जो है, सो इसमें 12 रुपया खर्च करने पर मुझे डिजेबिलिटी से सिक्योरिटी मिलता है 2 लाख का। ठीक है, तो अब मान लीजिए जो पीवाईक्यू में हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो इस आधार पर भी देख रहे हैं कि ईपीएफओ का पीवाईक्यू इस स्तर पर 3-4 हो गया, 3-4 से मेरा आंसर आ गया। अब देखते हैं कि 2 क्यों गलती हुआ। यह एक जीवन सुरक्षा बीमा है, ऐसा नहीं है, ये जीवन सुरक्षा बीमा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 103, ये भी दोस्तों मैथ्स है। 104 देखते हैं, ये भी मैथ्स है। अब 105 देखते हैं, 105 भी मैथ्स है। 106 देखते हैं, 106 में क्या कहता है? 106 में कहता है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहता है कि कौन सा 1931 में गांधी इरविन समझौते के प्रमुख पहलू थे? अब देखते हैं इसका क्या होगा। कहता है सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, बिल्कुल सही है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ ही था इसीलिए कि महात्मा जी से, कि महात्मा गांधी को बोला गया था कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए। ठीक है, अब कहता है कि आपकी तत्पश्चात होने वाले शिमला सम्मेलन, भाई साहब शिमला सम्मेलन तो 1945 को हुआ है, ये 1931 का क्या रिलेवेंसी है? ये तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हुआ, मेरा 50-50 आ गए, यानी 1 होगा। 3-4 पे देख रहा है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की अवधि के करों का भुगतान करना, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स क्यों देगा? हम आंदोलन किए थे इसलिए हम टैक्स क्यों देंगे?
गलती हो गया। राजनीतिक बंदियों की मुक्ति करना बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का जो उसमें जो दिया गया था, उसमें जो है बोला गया था कि जो राजनीतिक बंदी है उसको मुक्त करने के लिए। इसका इस आधार पे क्या हो रहा है, मेरा 1 और 4 सही है, सी सही है। अब 107 देखते हैं। 107 में क्या कहता है? सबसे पहली बात तो नहीं को हम नोटिस कर दिया। कौन सी परिक्षेपण के निरपेक्ष माप नहीं है? अब ये नहीं कौन सा माप है? परास है, रेंज जिसको बोलते हैं, मध्य विचलन है, जो मीन डेविएशन बोलते हैं। ये मीन डेविएशन हो गया, ये रेंज हो गया, ये चतुर्थ विचलन हो गया, मतलब जो फोर्थ जो है डेविएशन हो गया। आप कहते हैं यहाँ विचरण गुणांक, नहीं गलत है, ये नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। अब 108 पर चलते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे, यहाँ से आंसर बहुत इजीली उनको समझ में आ जाएगा। अब 108 भी मैथमेटिक्स है। अब कहते हैं 109 ये भी मैथ्स है। 110 देखते हैं, 110 भी मैथ्स ही है। अब देखते हैं 11 नंबर 111। 111 क्या कहता है? 111 कहता है कि सामाजिक सुरक्षा किन स्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को नगद सहायता प्रदान कर सकती है। अब देखते हैं सामाजिक सुरक्षा में बीमा नहीं सकता, अभी जस्ट देखिए नहीं सकता देखे हैं, तो ये सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल सही है, एक होगा। बेरोजगारी होगा। फसल विविधता, फसल विफलता, अगर मान लिया जाए सोशल सिक्योरिटी में अगर कोई किसान फसल लगाता है तो उसका विफल हो जाएगा, उसके भी लिए क्या करते हैं हम लोग, इंश्योरेंस करवा लेता है, बीमा करवा लेता है, ये भी होगा। पति पत्नी की हानि, ऐसा क्या है भाई साहब, पति पत्नी की, किसी का पति हानि हो गया, किसी का पत्नी हानि हो जाएगा, इसके लिए क्या करेगा, सोशल सिक्योरिटी के तहत पैसा मिलता है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना है। 4 गलती। अब देखिए 4 कैंसिल करने से ही मेरा आंसर आ गया था, फिर भी मैंने पढ़ लिया था, मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग 112 देखते हैं, ये मैथमेटिक्स है। 113 ये भी मैथमेटिक्स है। अब 114 देखते हैं, ये 114 क्या कहता है? 114 कहता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के कारक क्या है? 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखाने पर प्रतिष्ठान, बिल्कुल सही है। अब कहता है कि कर्मचारी या उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा देखभाल का उपबंध, बिल्कुल सही है। ठीक है, बीमारी तथा प्रसूति के दौरान नगद लाभ का उपबंध, बिल्कुल सही है। ठीक है, मृत्यु तथा निसक्ता, फिर देखिए कितना जगह ये वर्ड को यूज किया गया है, निसक्ता, और जितनी जगह वो निसक्ता वर्ड को, डिजेबिलिटी को यूज किया गया है, सारे का सारे सही हुआ है। अब इस अनुसार से देख लीजिए कि 4 सही, 4 का 4 सही है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। 115 में क्या कहता है? 115 में फिर से देखिए आगे आपका योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब ये देखिए कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में क्या बात कही गई है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कहता है ये 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी वयस्कों पर लागू होगी। आप जीवन ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोला हूँ, एक्सट्रीम वर्ड पर ध्यान देना है। आप कहता है स्वतः नामे सुविधा, ऑटो डेबिट फैसिलिटी माध्यम से खाता धारक के बैंक खाते से प्रीमियम काट लिया जाता है। फिर कहता है जीवन बीमा का मूल्य खाता धारक के द्वारा विनिश्चित किया जाता है और उसे उसके अनुसार वार्षिक प्रीमियम देना होता है। अब दोस्तों इतना पढ़ने में कौन जाता है, हम देखते हैं पहले इसमें ट्रिक्स टेक्निक अप्लाई करके कि योजना में कुछ ट्रिक्स लग रहा है क्या। अब 100 ऑप्शन पर बात करते हैं। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कि अब हम लोग क्या देख रहे थे, ट्रिक्स के बारे में मैंने बात किया था, यानी ट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है 2, यानी 2 गलती होना ही होना चाहिए जैसे भी हो। अब 2 गलती किसको करने, पहले तो हम एक को गलती करते हैं, क्योंकि क्या आप सोच के देखिए, क्या आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो क्या आपका ये जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर हो चुके हैं या नहीं? नहीं। तो एक गलती करने से क्या संभावना बन रहा है, जब ये एक गलती करते हैं तो 50-50 पर आ चुके हैं हम लोग, यानी 50-50 पहुंच चुके हैं हम लोग। एलिमिनेशन टेक्निक है, 2 सही होगा, 3-4 पे देख लेते हैं। अब 3-4 में क्या होना चाहिए? 3-4 में कहता है 2 तो ऑलरेडी से सही है मेरा। अब कहता है जीवन बीमा का मूल्य खाता धारक निश्चित कर जाता है, उसके अनुसार वार्षिक प्रीमियम देना होता है। ऐसा कहीं बात नहीं कही गई है कि वार्षिक प्रीमियम देना होगा। अब 3 गलती होगा मेरा, जब ये 3 गलती होगा तो ऑलरेडी एक सही होगा। अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन बीमा की राशि उसके परिवार को दी जाएगी। ये जनरल स्टेटमेंट है, आप सोच के देखिए, जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसके बच्चे को मिल जाता है ये इंश्योरेंस का पैसा। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल है, तो ये सिंपल के आधार पे क्या हम लोग मार देंगे, जहां 4 होगा वहां सही कर लेंगे। ये मेरा सही हो गया आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं, ये भी दोस्तों 116 मैथमेटिक्स है। 117 पर चलते हैं। 117 क्या कहता है? 117 कहता है, अच्छा 117 में इस टाइप से क्वेश्चन। दोस्तों इस बार तो बहुत बड़ा गेम हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2023 में तो खूब पूछा है। तो इस टाइप से क्या उम्मीद है, किसी को नहीं मालूम कि इस 2 जुलाई को जो ईपीएफओ का पेपर होगा वो क्या पता इसी टाइप से पेपर अधिकांश बन जाएगा, क्योंकि यूपीएससी जो है चौंकाने के लिए माना जाता है। तो हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब कहता है कि नेक्स्ट हम लोग 117 देखते हैं। 117 में क्या कहता है? कहता है उपभोग बचत निवेश पर आय के प्रभाव व्यष्टि प्रभाव है। दोस्तों सोच के देखिए कि यूपीएससी कहाँ कहाँ गेम करती है मेरे साथ। क्या लगता है आपको, ये व्यष्टि की जगह समष्टि नहीं हो सकता है? सोच के देखिए, समष्टि नहीं हो सकता। समष्टि का मतलब होता है मैक्रो, MAC वाला, और व्यष्टि का मतलब होता है MIC वाला, माइक्रो। क्या लगता है चेंज नहीं कर सकता है? दूसरा देखते हैं कि आयकर, इनकम टैक्स, प्रत्यक्ष कर का होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम बिना सोचे समझे दो को सही कर देंगे। जब दो को सही करेंगे और हमको लगता है चेंजिंग की संभावना है, तो मेरा आंसर डी आ गया। इसका आंसर क्या होगा? डी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब क्या कहता है कि दो देशों के बीच व्यापार लागतों में अंतर के कारण होता है। अब देखिए बिल्कुल सही है, दो देशों का व्यापार होता है तो लागत के अंतर में ही तो होता है। एक सही है। अलग अलग देशों के अलग अलग कारक एंडोनमेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। और दोनों का साथ मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। हम 119 पे आते हैं। 119 में क्या दिया है? 119 में दिया है कि विदेशी निवेश जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है किसी देश के निर्यात मतलब एक्सपोर्ट निष्पादन को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही है, कर सकता है। दूसरा कहता है कि विदेशी निवेश का अंतर्प्रवाह स्थानीय मुद्रा की मूल्य वृद्धि कर सकता है, जिसके कारण निर्यात होने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल वृद्धि हो सकती है, इसी कारण तो बोल रहा है कि प्रभावित करेगा, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इसका आंसर भी क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट हम लोग 120 पर चलते हैं। और दूसरी बात कि हम लोग एक ट्रिक्स में पढ़े हैं यूपीएससी में, कैन का जहां भी यूज करती है सकता, मतलब कैन का यूज जहां भी कर रहा है तो वहां क्या होता है? ये आंसर सही होता है। दोनों में देखिए कैन का यूज किया गया है। कैन का यूज क्या होता है? ये मेरा ट्रिक्स भी कहता है कि कैन का यूज क्या हो रहा है, सही है, इसीलिए भी हम लोग ए मार देंगे। फिर कहता है नेक्स्ट में कि लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति की अध्यक्ष नियुक्ति करता है। बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति पीएस, लोक लेखा मतलब क्या? पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी की बात कर रहा है। अब पीएससी को नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और इसके संबंध में ये भी जान लीजिए पीएससी का जो है अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है। ये जानते हैं कि 1969 से जो भी अपोजिट मतलब कि जो विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्षी दल के नेता, ये इसके अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि संसद जो है सदस्य उद्योग और व्यापार जगत के लघु प्रतिष्ठित व्यक्ति लोक लेखा समिति का सदस्य। बिल्कुल साहब नहीं, आप तो इतने समझदार हैं, ये कहाँ से होगा? हम लोग जानते हैं कि पीएससी के बारे में हम लोग को पता है कि पीएससी के बारे में कितना है, कुल मिलाकर के 22 सदस्य होता है। 22 में भी क्या होता है? लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है। लोकसभा का कितना होता है? तो आप जानते हैं लोकसभा से 15 होता है, राज्यसभा से 7 होता है। तो हम लोग कहाँ से ये आ गया, ये उद्योग जगत कहाँ से आ गया? इसीलिए ये हो गया मेरा, एक दो गलती हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने इसी के साथ क्या किया, ईपीएफओ जो एपीएफसी 2015 के पेपर को मैंने डिटेल्ड एनालिसिस जो जनरल स्टडीज से जुड़ा हुआ था, जीएस पार्ट मैंने कर लिया है। इंग्लिश और मैथमेटिक्स बचा हुआ है, इसको मैं जस्ट ही नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मुझे वीडियो बनाने में और एनालिसिस करने में, पोस्टमार्टम करने में आसानी होगा। और इससे के साथ यहाँ तक साथ बने रहने और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही अगले सेशन में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उससे अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि हम आप सभी के लिए तैयारी में सहायक बन सके। जय हिंद।